नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पर। और जैसा कि आपकी यूपीपीसीएस आरओ बीपीएससी की परीक्षा अगले महीने होने वाली है, तो इसी क्रम में जो है हमने साइंस का ये सेक्शन अपने स्टार्ट किया है और इसमें हम बायोलॉजी का पार्ट देखेंगे। और बायोलॉजी का जो पार्ट है वो हम एनसीईआरटी की जो 6 to 12 की एनसीईआरटी है यूथ की, उसके जितने भी महत्वपूर्ण इसमें जो फैक्ट दे रखे हैं वो सभी फैक्ट को हम पार्ट वाइज देखेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो हमारा आज का है वो है कोशिका ऊतक एवं अंग। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कोशिका ऊतक एवं अंग। इसमें जितने भी फैक्ट दे रखे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आपके यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें पहला देखेंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन के कौन से चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो एनाफेज जो चरण होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन का जो एनाफेज चरण होता है, इसमें क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, कोशिका में पाचन थैली कहलाती है तो लाइसोसोम। जो कोशिका जो है इसमें पाचन थैली क्या कहलाती है, लाइसोसोम। उसके बाद जीवों में से बैक्टीरिया जो है कोशिका की अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जीवों में से जो बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। उसके बाद है अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए वह स्थान है जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, क्या कहलाता है, प्रमोटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भ्रूण के जो फीटस है, फीटस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। ठीक है। भ्रूण का एक चरण होता है भ्रूण डेवलपमेंट के दौरान, जो उसका फीटस चरण होता है। इस चरण में शरीर के जितने भी अंग हैं सब अच्छी तरह से दिखने लगते हैं। ठीक। मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है तो डिंब वाहिनी नली। मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा कौन सी नली नहीं है, डिंब वाहिनी नली। उसके बाद नेक्स्ट है, फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है। तो फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कोशिका का जो पावर हाउस है वो, उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है। सूत्र कण का हिंदी में हो गया और वैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें सभी जितने भी फैक्ट है ना, ये सभी देखो एसआई के एग्जाम में बात करें, यूपीएसआई, यूपीपी कांस्टेबल, ये सभी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। और और देखो सिर्फ यूपीपी नहीं बल्कि यूपीएससी के मेंस माइंस इंस्ट्रक्टर और पीसीएस के प्री और प्री में भी पूछे गए हैं और मेंस में भी पूछे गए हैं। सभी इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट जिस जिस एग्जाम में पूछे गए हैं सभी इस बुक में दिए हुए हैं एक ही जगह। ठीक है। तो रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी ये पीडीएफ है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी किसी कोशिका के भीतर जो है केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नाभिक। ठीक है। किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को हम क्या कहते हैं, नाभिक। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट देखेंगे कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है राइबोसोम को। ठीक। फिर नेक्स्ट है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट्स इन कोशिकाओं को कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है युग्मनज। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, मानव शरीर का वह भाग जो ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि सुषुप्तता से प्रभावित होता है, तो हड्डियां प्रभावित होती हैं। ठीक है। मानव शरीर की बात करें तो उसमें हड्डियां जो हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि सुषुप्तता से प्रभावित होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, पशु कोशिकाओं में नहीं होता है तो कोशिका भित्ति पशु कोशिकाओं में नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है, लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, तो फोलिक एसिड। तो फोलिक अम्ल है वो लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कठोर जल में उपस्थित है तो कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो कठोर जल में उपस्थित होता है। और लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। ठीक। उसके बाद मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। डीएनए की डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना दी गई है वॉटसन और क्रिक के द्वारा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है किस प्रकार, कोशिका भित्ति प्रकार से। मतलब जो पादप कोशिका है
इसमें कोशिका वृद्धि पाई जाती है, जबकि पशु कोशिकाओं में हमने देखा यानी जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती है। तो इसी तरह ये भिन्न होती है पारक कोशिका जंतु कोशिकाओं से। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या कहलाती है? स्टेपीज। और उसके बाद एलास्टिक यानी प्रत्यस्थ ऊतक जो होते हैं, इनको हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? स्नायु, ठीक है। जो प्रत्यस्थ ऊतक, वे प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें स्नायु या लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट, ठीक है। वयस्क मानव में होती है तो 206 अस्थियां होती हैं। जो वयस्क मानव है उसमें 206 अस्थियां होती हैं। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी के लोअर में पूछा गया, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पूछा गया, प्रवक्ता में, एसएससी सीजीएल सब में पूछा गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो ये आपके पीसीएस, आरओआर और बीपीएससी के लिए नहीं, अगर हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। इवन एनटीपीसी के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। एनटीपीसी में भी साइंस आती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की जाती है। तो ये जो है जापान के वैज्ञानिकों ने बताया था, ठीक है। स्टेम सेल्स हैं, इनसे मनुष्य के लीवर की संरचनाओं की रचना की है। किसने की है? जापान के वैज्ञानिकों ने। एक केंद्रक झिल्ली के साथ एक सुव्यवस्थित केंद्र वाली कोशिकाओं को रूप में नामित किया गया है। तो यूकेरियोटिक कोशिका, मतलब एक केंद्रक झिल्ली के साथ एक सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को किस रूप में नामित किया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका के रूप में। फिर नेक्स्ट है, विशालकाय प्राणियों में कोशिका होती है तो कितनी कोशिकाएं होती हैं विशालकाय प्राणियों में? तो अरबों कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन में कथन शब्द हैं, तो गुणसूत्र जो होते हैं वो इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतति कोशिकाओं को आनुवंशिक पदार्थ की समान मात्रा प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इस कोशिका विज्ञानी ने, कौन से कोशिका विज्ञानी ने? जॉर्ज ई पलाडे ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन प्रसंस्करण और छटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका की व्याख्या की थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, गोल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियां कुंड नाम से जानी जाती हैं। थोड़े क्वेश्चन आपको लगेंगे कि शायद एग्जाम में पूछे जाए या नहीं पूछे जाए, बट ये सच में एग्जाम में पूछे गए, आप देख सकते हैं सबसे आगे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, तो कौन सा? राइबोसोम, ठीक है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रकों के बीच फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, एक यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य का दो संतति कोशिका में विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है, ठीक है। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी 1674 ईस्वी में। तेरा कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो सूत्र कणिका, याद रखना ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबित और साकेत है। यह है तंत्रिका कोशिका। किस तरह की होती है ये? इस तरह से फैली होती है, ठीक है, लंबी और साकेत, शाखाएं बनी होती हैं। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन बताइए। तो कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सी कोशिकाएं जिन्हें न्यूरिलिग्मा कोशिकाएं भी कहते हैं? तो न्यूरिलिग्मा कोशिकाएं ये कौन सी हैं? कौन सी कोशिकाएं जिन्हें न्यूरिलिग्मा कोशिकाएं भी कहा जाता है? पीएनएस में मुक्त ग्लेशियल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती हैं। वो कौन सी कोशिकाएं हैं? वो है श्वान कोशिकाएं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है, कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम में। नेक्स्ट है, निम्न अंगक स्वयं की प्रतियां बना सकता है? सूत्र कणिका। कौन सा अंगक जो है स्वयं की प्रतियां बना सकता है? तो सूत्र कणिका। उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन जो है, इसको कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद देखेंगे, रूडोल्फ लुडविग कार्ले विर्चोव, इसने जो है 1855 में अपना प्रसिद्ध ओमिनिस सेलुल ई सेलुला प्रतिपादित किया, जो कोशिका प्रसिद्धांक की नींव का हिस्सा बना। फिर नेक्स्ट है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, क्या कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। फिर नेक्स्ट है, ई गोल्टर एफ रेंडल ने
किस वर्ष में यानी 1925 ईस्वी में लिपिड के सतह क्षेत्र की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वसा सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए जो है सैफरेनिन जैविक रंजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद उस कोशिका की पहचान करें कौन सी जो अमीबीय आकार की होती है, तो ये होती है श्वेत रक्त कोशिकाएं। फिर है रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से जो कॉर्क के टुकड़े का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया, तो ये पुरकिंजे ने किया था। तो पुरकिंजे ने कोशिका में पाए जाने वाले जो द्रव पदार्थ है इसके लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया कि वसा है इसकी अर्ध द्रव प्रकृति समग्र द्विपरक के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचलन को सक्षम बनाती है, तो ये द्रव मोज़ेक मॉडल। ठीक है, द्रव मोज़ेक मॉडल जो है इस सिद्धांत ने सिद्ध किया कि वसा की जो अर्ध द्रव प्रकृति जो है वो समग्र द्विपरक के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचलन को सक्षम बनाती है। ओके, बायोलॉजी की देखिए वो हिंदी थोड़ी कठिन होती है, बट हिंदी में अगर आप ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो वहां पे दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे, इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में भी। तो हिंदी में समझने का प्रयास कीजिएगा। कोश का विभाजन में जीव जो है विज्ञान में वह बड़ा दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है जिसे कभी कभी कोशिका की केंद्रीय इकाई के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र होते हैं जो आनुवंशिक सामग्री धारण करते हैं। तो कौन सा कोशिकांग है वो है केंद्रक। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कथन कौन सा सही है, तो बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है उस घटक की पहचान करें कौन से घटक की जो केवल प्रोकैरियोट्स में अद्वितीय रूप से पाया जाता है, वो है मीजोसोम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें, वो है केंद्रक झिल्ली। उसके बाद एक कोशिकीय जीव जो है एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थों को कोशिका झिल्ली से परिग्रहित कर अवशोषित कर लेती हैं, वो है अमीबा। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबीय प्रकार की होती हैं, कौन सी? श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट निम्न में से तेल और वसा का भंडारण करता है, तो एलायोप्लास्ट। ठीक है, एलायोप्लास्ट। कौन सा ल्यूकोप्लास्ट जो है कौन सा ल्यूकोप्लास्ट जो है तेल और वसा का भंडारण करता है, वो है एलायोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कैमिलो गोल्जी को 1906 में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके नाम के लिए नोबेल पुरस्कार किसके साथ संयुक्त रूप से मिला, तो सैंटियागो, ये यहाँ पे दे रखे हैं, सैंटियागो रेमन वाई केजर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रूडोल्फ विर्चो ने किस वर्ष सेलुलर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध घोषणा हर कोशिका दूसरे कोशिका से उत्पन्न होती है, ये जो है अपना निबंध प्रकाशित किस वर्ष प्रकाशित किया था? 1855 में। ठीक, 1879 में सैलामेंडर के भ्रूण में कोशिका विभाजन का अवलोकन किसने किया, जहां पे कोशिकाएं निश्चित अंतराल पर विभाजित होती हैं, तो वॉल्थर फ्लेमिंग ने। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं जो जन इवेंगेलिस्टा परकिंजे हैं, इन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म शब्द के लिए जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है निम्न में अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार कौन सा नहीं है, तो अस्थि भंजक। और जो है अंडाणु है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और नेक्स्ट जो कोशिका फीड कॉन्टेंट वैन है इसका आविष्कार किया था एल.ई. वाटरमैन ने। और मानव शरीर में वसा और प्रोटीन का पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य गोल्जी काय है वहां पर किया जाता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और पशु कोशिका में निम्न में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान केंद्र है, तो कौन सा है? ये है आपका लाइसोसोम। उसके बाद है कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव। फिर कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है किसे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को।
फिर है कौन से व्यक्ति हैं, यानी रॉबर्ट हुक जो हैं वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें कोशिकाओं की खोज की थी। कोशिका शब्द का प्रतिपादन भी रॉबर्ट हुक ने किया और मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज भी रॉबर्ट हुक ने ही की थी। फिर नेक्स्ट है कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती है। इस प्रकार ऊतक जो है भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें मोटे तौर पर ग्रंथिल ऊतक को छोड़कर निम्न सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस। पहला चरण है किसका, यानी पूर्वावस्था। ठीक है, जो माइटोसिस है इसका पहला चरण कौन सा है, पूर्वावस्था। और नेक्स्ट है जो लाइसोसोम होते हैं इनको कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। उसके बाद कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है, तो वो है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, तो राइबोसोम्स में। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम स्लाइडेन और स्वान है। जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है वायरस के। ठीक है, और कोशिका का नियंत्रक केंद्र है केंद्र। और उसके बाद बात करेंगे कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है और कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को अपघटित करने और कोशिका के अपचित घटकों को पचाने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम। कई बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट है निम्न कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी हैं, कौन सी, राइबोसोम। फिर है एंडोप्लाज्मिक यानी अंतर प्रद्रव्यी ER जिसे बोलते हैं, ये रेटिकुलम बोलेंगे इसे। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन्स बाउंड ट्यूब्स और शीट का बड़ा नेटवर्क होता है। फिर नेक्स्ट है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। और उसके बाद पादपों में पैक्टिन जो होता है वो मिडल लेमेला यानी मध्य पटल प्राथमिक कोशिका और द्वितीय भित्तियों में मौजूद होता है और ये कोशिका विस्तार के समय विकास के प्रारंभिक चरणों में संचित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है केवल पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। ठीक है, याद रखना केवल जो पादप कोशिकाएं हैं उन्हीं में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जीव जो जंतु कोशिकाएं हैं उनमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकार की अगोलित एक कोशिकीय यूकेरियोट कोशिकाओं का व्यास जो 10 माइक्रोमीटर और उनका लगभग आधा आयतन कप के आकार के क्लोरोप्लास्ट द्वारा घिरा होता है, तो क्लेमाइडोम। ठीक है, एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है, वो है सेलुलोज। फिर है नेक्स्ट प्याज में लाल रंग निम्न वर्णक के कारण होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो कैरोटीनॉइड एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, वो जो हैं अनेक फूलों और फलों के साथ साथ कुछ कंदों और जड़ों को रंग प्रदान करते हैं, जिसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक, पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। गैर हरित वनस्पति में कमी होती है क्लोरोफिल की। पर्ण हरित में विद्यमान होता है पोटेशियम। एक पादप कोशिका में राइबोसोम इस जगह होता है कहाँ, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, एक पादप कोशिका में राइबोसोम किस जगह होता है, प्रोटीन संश्लेषण जहाँ होता है। नेक्स्ट है फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें रंग प्रदान करती है, कैसी, नारंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, तो क्लोरोप्लास्ट। वसा ऊतक मानव शरीर में पाए जाने वाला ऊतक है, तो संयोजी ऊतक होता है। मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्न शब्द का प्रयोग किया गया है, एपिडर्मिस का। निम्न ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है, कौन सा, ओपकला ऊतक। त्वचा निम्न प्रकार की झिल्ली है, तो क्यूटेनियस झिल्ली है त्वचा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका सार्कोमर्स होता है, इसकी रचना लंबे रेशेदार प्रोटीन जैसे तंतु से होती है जो मांसपेशियों के सिकुड़ने या फैलने से एक दूसरे पर सरकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वसा ऊतक जो है वो किस ऊतक की, मतलब जो वसा ऊतक है इसकी कोशिकाएं वसा संग्रह के लिए विशिष्ट होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये देखिए कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक बेलनाकार को छोड़कर सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब बेलनाकार वर्गीकृत नहीं किया गया है, बाकी सभी आकारों में इसे वर्गीकृत किया गया है। ठीक, उपकला ऊतक का कौन सा प्रकार जो है, यानी जो सल्की प्रकार है, एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। नेक्स्ट है
अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। इसका आनम्य आधात्री कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है, जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दृढ़ संयोजी ऊतकों द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां क्या कहलाती हैं? नसें। पौधों में लचीलेपन के कारण ऊतक कौन सा जिम्मेदार है? कोलेनकाइमा। पौधों में जल का परिवहन करता है जाइलम ऊतक। कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं तो पौधों को पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं? वो है मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो विभज्योतक होते हैं वो अविभजित कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधों में वह ऊतक होता है जो पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां वृद्धि की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद है स्क्लेरेन काइमा जो है इस ऊतक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतह होती है। जल का अवशोषण जो है वो बेलोमेन या पादप ऊतक का कार्य होता है। उसके बाद तना जो है एक लंबा इंटरनोड है जो निचले हिस्से या संपूर्ण डंठल बनाता है। छाल के उतरने के दौरान पेड़ सबसे आसानी से मृत हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें तो पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्न क्या होता है? तो जल का वहन। फिर है जो फ्लोएम है इसको पोषवाही कहते हैं। ये परिवहन के संबंध में कथन कौन सा सही है? तो फ्लोएम में आतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। फिर है उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में जो है भोजन पहुंचाता है तो उसका नाम है फ्लोएम। फिर किस पादप ऊतक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो रंध्र। ठीक है, टिड्डा के कान उसके पेट पर स्थित होते हैं। जो सौरिया लेजर टाइडी है ये छिपकली का वैज्ञानिक नाम है। क्या नाम है? सौरिया लेजर टाइडी। फिर सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें जूटॉक्सिन्स होता है। ठीक है, हाथी के संदर्भ में प्रोबोसिस है। क्या है? उसका सूंड। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में ऊर्ध्व ऋजु पेशी होती है? तो आंख में। आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे आने वाले ऊतक के रंगीन वलय को आइरिस नाम से जानते हैं जो पुतली के आकार को संयोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली के द्वारा सीमित और नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, फिर है मानव शरीर में कॉर्निया जो है वो आंख का भाग होता है। कान के पर्दे के दोनों ओर दबाव को बराबर करने में क्या सहायता करता है? तो यूस्टोपियन नलिका। ठीक है, मानव त्वचा और बाल और आंखों को उनका रंग देने वाले जो पिगमेंट हैं उनको क्या कहा जाता है? मेला। उसके बाद जो एक्वियस ह्यूमर है मानवों के शरीर के किस अंग का एक भाग है? तो आंख का। ठीक है, मानव नेत्र में वह कौन सी कोमल मेम्ब्रेन है, कौन सी झिल्ली है जिसमें प्रकाश के प्रति संवेदनशील जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील अनेक कोशिकाएं होती हैं? तो रेटिना। ठीक है, उसके बाद मानव का नेक्स्ट देखेंगे मानव का कौन सा अंग विद्युत आवेग में प्रकाश के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है? तो दृष्टिपटल। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने में निम्न में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पुतली। और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका। जब मनुष्य किसी वस्तु को देखता है तो उसकी उल्टी वास्तविक छवि कहाँ बनती है? रेटिना पे। मेलेनिन क्या है? एक वर्णक है जो आंखों को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्रों को 6 घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष के कारण व्यक्ति समीप की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। नेक्स्ट है प्रदीप्त होने पर निम्न सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो है वो प्रदीप्ति होने पर सक्रिय हो जाती हैं। उसके बाद देखेंगे जो मीवोमियन ग्रंथि है, मीवोमियन ग्रंथि ये आंख में पाई जाती है। आंख का बाहरी जो सफेद हिस्सा होता है वो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है, इसको वो कहते हैं स्क्लेरा। रेटिना का क्या कार्य है? तो प्रकाशग्राही यानी फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करना और ये तय करने के लिए मस्तिष्क को भेजना कि छवि क्या है। ठीक है, निम्न हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है तो सेरोटोनिन। तो ये सभी हमने जो टॉपिक देखा अपना ये महत्वपूर्ण टॉपिक है बहुत ही, और ये कंप्लीट जो आपका
कोशिका ऊतक और अंग है ये टॉपिक, कोशिका ऊतक अंग, ये पूरा कंप्लीट समाप्त हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे, विटामिन वाला, हार्मोन्स वाला और रोग वाला, ठीक है। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस टॉपिक को आप बार बार रिवाइज कर लीजिए, इससे आपके 1 या 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना है बायोलॉजी वाले पार्ट में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।